था वो खत्म कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। पिछले एक चैप्टर से बाकी था, हाँ बोलो। टेक्सोनॉमिकल एड्स बाकी था। अच्छा वो बाकी है अभी। यस सर। हाँ, उसको समझाना बाकी है या लिखवाना बाकी है? सर दोनों बाकी था। अच्छा समझाया नहीं है ना, चलो ठीक है। अच्छा सर, स्पेसिस इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक। स्टैटिक्स, हाँ तो स्टैटिक जो कंसीडर करते हैं वो क्लासिकल में करते हैं, क्योंकि देखो टेक्सोनॉमी का दो है सिर्फ। ठीक है, एक है क्लासिकल टेक्सोनॉमी और एक होता है न्यू न्यू टेक्सोनॉमी या मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो क्लासिकल में स्पीसीज को स्टैटिक रखा गया है। ठीक है, लेकिन जब मॉडर्न का थ्योरी आया था, क्योंकि मॉडर्न में बहुत कुछ चेंज हुआ है, उस हिसाब से स्पीसीज डायनामिक, वो चेंज होता है, इम्यूटेबल सॉरी म्यूटेंट वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम टू टाइम कर सकता है, या फिर बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वगैरह वो कर सकता है। ठीक है, और बोलो। सर 29 जुलाई वाला वीडियो अपलोड हो जाए यूट्यूब पे? हाँ होना तो चाहिए, हुआ तो होगा, नहीं हुआ है क्या? सर पता नहीं सर, मिला नहीं। अच्छा, क्या उस दिन हम कराए थे क्लास? सर आप ये लिखवाए थे। अच्छा लिखवाए थे, होगा कोई ना कोई वीडियो होगा। ठीक है, ओके सर। कोई ना कोई होगा वीडियो, होगा नहीं होगा तो फिर हमको एक बार चैट में इन्फॉर्म नोटिफिकेशन दे देना सर, हमको बोल बता देना, नहीं तो एक बार सर से बात कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक ठीक ठीक। तो हम सर लोग का, हाँ बोलो। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में? हाँ ये देखो, ये जो है ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो है ना, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो मोनेरा में पढ़ेंगे। एक्चुअली वो चेन के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में दिया है। एनसीईआरटी में अगर ये टॉपिक देखना है तो सॉरी, ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का कॉन्सेप्ट देखना, ये सेल में मिलेगा। बट हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म करेंगे, किंगडम मोनेरा में ही इसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो वो एक्चुअली स्टेन के हिसाब से बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांटा है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ है, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टेन लेता है, उसको बैक्टीरिया में डालते हैं, क्रिश्चियन ग्राम जो है इसका साइंटिस्ट का नाम था, तो वो स्टेन हम बैक्टीरिया में डालते हैं। अगर वो बैक्टीरिया स्टेन को कंटेन करता है, मतलब वो स्टेन हो जाता तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं हो पाता तो ग्राम नेगेटिव, इसी हिसाब से। तो इसका एक प्रोसीजर है कि कैसे हम लोग इसको, किससे क्या कौन कौन सा सोल्यूशन डालेंगे, कौन कौन सा कलर दिखेगा, वो हम लोग प्रोकैरियोटिक में बट मोनेरा में ही पढ़ लेंगे, किंगडम मोनेरा, क्योंकि मोनेरा और प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल दोनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि एक ही है पूरे किंगडम में, एक ही किंगडम है जिसका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, वो है मोनेरा, जो कि बैक्टीरिया में आता है। बस वही चीज उस टाइम पे पढ़ लेंगे। ठीक है ना, खैर ज्यादा दिन नहीं, आज ही हम लोग बायोलॉजी क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टेक्सोनॉमिकल एड्स बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, जहां तक बात है नोट्स की, तो दो पॉइंट है जिसमें हम लोग को, सॉरी दो टॉपिक है जिसमें हम लोग को नोट्स लिखने का जरूरत है। बाकी बात इसमें जो भी है वो तुम एनसीईआरटी बुक से भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम तुम लोग को टेक्सोनॉमिकल एड्स या टेक्सोनॉमिक एड्स बताते हैं, ये है क्या। देखो, टेक्सोनॉमिक एड्स क्या है, एक टेक्निक है, एक प्रोसीड्यूर है, एक तरह का प्रोसेस है, जिसमें हम किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी के बारे में पता कर लेंगे एट एवरी लेवल, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह का ये स्टडी का टेक्निक है। हम क्या बताएं सबसे पहले, इस चीज में टेक्सोनॉमिक एड्स क्या है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, या प्रोसीड्यूर बोल सकते हो, जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सॉरी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको प्रिजर्व रखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उस चीज के लिए हम लोग टेक्सोनॉमिक एड्स को पढ़ते हैं। मतलब टेक्सोनॉमिक एड्स जो है, सिंपल सा चीज बस ध्यान रखना है कि एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, चाहे वो टेक्निक यूज करो या फिर कुछ प्रोसीड्यूर यूज करो, इस तरह से। जैसे इसमें देखो, जैसे इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल, जैसे हर्बेरियम एक टेक्सोनॉमिक एड्स है। उसके बाद फिर है तुम्हारा की, वो टेक्सोनॉमिक एड से क्या होता है समझेंगे। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम, ये सब क्या है, टेक्सोनॉमिक एड्स में ही आता है। मतलब जैसे मान लो, अगर हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग कोई भी जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं घूमने, तो वहां क्या देखते हैं, वहां हम लोग वैसे एनिमल को देखते हैं, वैसे स्पीसीज को देखते हैं जो कि बहुत कम बचा है,
या फिर बाहर से लाके रखा गया है, एक एक तरह का स्टडी पर्पस, एक तरह का एंटरटेन। क्योंकि जूलॉजिकल पार्क या फिर बॉटनिकल गार्डन जो है, बॉटनिकल गार्डन में तो हम लोग स्टडी पर्पस से उसको ये करते हैं, बट जूलॉजिकल पार्क एक तरह का स्टडी का भी एक मीडियम बन जाता है, ठीक है, और एक तरह का एंटरटेन ही। हम लोग घूमने भी जाते हैं या फिर बच्चों को हम लोग बताते हैं कि हाँ ये ऐसा एनिमल है, वो ऐसा एनिमल। बट टेक्सोनॉमिक एड्स में जो चीज है, जैसे सबसे फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो हर्बेरियम है। क्या है? हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? एक स्टोर हाउस है। क्या है? स्टोर हाउस है। अब उस स्टोर हाउस है तो वो उसमें कुछ तो कुछ स्टोर हाउस है, कुछ तो कुछ उसको स्टोर करते हैं, तो उसमें प्लांट के पार्ट्स को या हम लोग स्टोर करते हैं। देखो हर्बेरियम बनाने का एक तरीका है। हर्बेरियम जो है, एक हम लोग पहले सीट लेंगे, ये टेक्निक है, वही ना बोले इसमें टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर दोनों ही हो जाएगा। ये टेक्निक है। क्या टेक्निक है कि एक हम सीट लेंगे, एक साइड में हम प्लांट का कोई भी पार्ट, अब कौन सा प्लांट अब नहीं है वैसा हर्बेरियम में मिल जाएगा। दूसरा, कुछ ऐसा प्लांट है जो एक्सटिंक्ट हो सकता है या फिर बोलते हैं इंडेंजर्ड बोलते हैं उसको, जो होने के कगार पे है, वो सबको क्या करता है, उसके पार्ट्स को कलेक्ट करके हर्बेरियम में ही उसको स्टोर करता है। जैसे म्यूजियम में कैसे हम लोग डेड एंड डिकेइंग पार्ट का बात करते हैं कि वहां पे म्यूजियम है, बहुत साल पुराना चीज जो है उसमें रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग प्लांट को एक लाइब्रेरी की तरह यूज करते हैं। करते क्या है कि एक सीट लेते हैं और प्लांट का पार्ट कुछ भी हो सकता है, रूट हो, लीव्स हो, कुछ भी हो सकता है, हम उसको लेके एक साइड में उसको क्या करेंगे, प्रेस्ड करके उसको यहाँ पे ड्राई करके पेस्ट करते हैं, मतलब चिपका देंगे। ठीक है। बाकी बात इधर जो है उसका नोट, मतलब जो भी उसके बारे में हम लोग जानते हैं या फिर जो भी साइंटिस्ट उसके बारे में निकाले हैं, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसको नोट करके एक सीट की तरह लाइब्रेरी की तरह, जैसे लाइब्रेरी में कैसे बुक रहता है, मतलब एक वन बाय वन रहता है, उसी तरह एक सीट बना के प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, पार्ट्स को, चाहे रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, स्टेम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको लेके ड्राई करेंगे, प्रेस्ड करेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, उसमें बताएंगे और बाकर इसको हम लोग प्रिजर्व या स्टोर हाउस में रख देंगे। इसमें हर्बेरियम में यही होता है। ठीक है। उसके बाद आता है टेक्सोनॉमिक की। ये एक टेक्निक भी है और प्रोसेस भी, सॉरी प्रोसीड्यूर भी है। इसमें क्या होता है टेक्सोनॉमी, जैसे हर्बेरियम हम समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें पूछ सकते हो हर्बेरियम में क्या हुआ, या फिर अगर इसमें प्रॉब्लम है बताओ, बोलो। सर इसका स्टैंडर्ड साइज क्या है? क्या नहीं समझ में? सीट का स्टैंडर्ड साइज क्या है? स्टैंडर्ड साइज, शेप एंड साइज तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन एक सेट मतलब जैसे A5 पेपर होता है ना, A4 पेपर, सॉरी A3 पेपर, A3 पेपर, ठीक है, उसका वो साइज होता है, बट एग्जैक्टली हमको नहीं पता है। बट एक सीट लेके हम लोग इस तरह से उसका टेक्निक्स यूज करते हैं कि हम लोग पहले ड्राई करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर इसके साइड में जो है वो हम उसको पेस्ट करके उसका इंफॉर्मेशन देके उसको सीट्स में रख देते हैं। ठीक है, ये चीज है। सर कोई हर्बेरियम है क्या? क्या इंडिया में कोई हर्बेरियम है क्या? इंडिया में? हाँ। क्या में है हर्बेरियम, कैसे नहीं है उसमें? उस हर्बेरियम में अप्रोक्सीमेशन 1.60 मिलियन स्पीसीज को रखा गया है। उस हर्बेरियम का नाम हम 1 मिनट बता देते हैं, हमको थोड़ा सा, एक सेकंड, एक है, सॉरी 1.50, मतलब 1.5 लाख के अप्रोक्स में, ठीक है, उतना स्पॉट वो है मद्रास हर्बेरियम, ठीक है कॉम्बेटोर, ठीक है, MH महाराष्ट्र, ठीक है, वो इंडिया में। और एक है हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडिया। लखनऊ में जो है उसमें 80,000 स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसमें सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और वो जो महाराष्ट्र में है उसमें 1.5 लाख। एक और है जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि हमारा कोलकाता में है, उसमें 2 मिलियन स्पीसीज का इस तरह से प्रिजर्वेशन किया गया, हर्बेरियम बना के रखा गया है। ठीक है। देखो इस हर्बेरियम से क्या फायदा है, कुछ तो फायदा होगा, नहीं तो इसको क्यों बनाएगा, है ना। देखो बनाने का मतलब एक ही चीज होता है कि
एक तो सबसे पहले हमको स्पीसीज का कोई भी नया प्लांट मिला, कोई उसका एक ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन मिल गया। दूसरा, बहुत ऐसा प्लांट है या कोई भी एनिमल है जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही प्रेजेंट होता है, वो बाहर नहीं होता है। मतलब लोकल अगर हम बात करें कि हो सकता है कोलकाता में कुछ ऐसा होगा जो कि वहां का लोकल में प्रेजेंट होगा, वो वहां के क्लाइमेट में होगा, वो दूसरे जगह नहीं है। तो लोकल फ्लोरा जो होता है, वो फ्लोरा मतलब प्लांट को ही बोल रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाता है। मेनली क्या है कि ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन हमको हर्बेरियम से मिलता है। तो तीन है तुम्हारे सामने, महाराष्ट्र और एक लखनऊ और एक है कोलकाता, ठीक है, जो कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ भी, इंडियन बॉटनिकल गार्डन लखनऊ इंडिया, ठीक है। वहां पे 2 मिलियन स्पीसीज, महाराष्ट्र में 1.5 लाख, और एक जो बताया तुम्हारा ये लखनऊ में, वहां पे 80,000 स्पीसीज हर्बेरियम उसको कलेक्ट करके रखा गया है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसका तुम सीड्स के बारे में पूछा, तो सीड्स का हम एक सेकेंड। सर लखनऊ में कितना स्पेसीज है? लखनऊ में है तुम्हारा 80,000। और एक कोलकाता में? कोलकाता में 2 लाख और महाराष्ट्र में 1.5 लाख, सॉरी ओके 2 मिलियन है। ओके सर, ठीक है। हाँ, तो तुम वो बॉक्स पूछ रहा था ना, मतलब एक सीट पूछ रहा था, सीट का क्या लेंथ है होगा, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ होता है 45 to 60 सेंटीमीटर, और विड्थ जो होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है। हाँ सर 44 into 16? हाँ, वो भी 16 है, 45 to 60 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, और विड्थ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब समझ लो 40 बाई 20, मतलब 40 इधर और 20 इधर, सॉरी 45 या 60 तक हो सकता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? नहीं, वही पूछना था। हाँ बस यही है, ये हमको लेंथ पता नहीं था, तो बुक में से हम बताए तुमको, ठीक है। देखो इसमें, देखो इसमें जो है ना, इंफॉर्मेशन नोटेड किया जाता होगा क्या, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन नोटेड किया जाता है? बोले तो आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बारे में देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि सारा कुछ हमको सब प्लांट से मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो भी उसके बारे में जानेंगे हम लोग, वो सारा कुछ उसमें उसमें इंफॉर्मेशन उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कभी किसी किसी का इंफॉर्मेशन हमको बोल देना कि कहीं कहीं जाते तो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन उसके बारे में वहां पे मिला, वहां जाते तो उसके बारे में बहुत अच्छा मिला, तो वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है जो जो हमको मिला। बट प्रोसेस वही है कि मतलब एक क्लियरली आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन हम लोग को मिल रहा है। क्लासिफिकेशन तो जरूर मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्पीसीज को बिना क्लासिफाई किए हम लोग नहीं उसको एक ऑथेंटिक बोल सकते हैं। समझ में आए? तो ये हर्बेरियम, ठीक है। देखो इसमें इक्विपमेंट वगैरह भी है, प्रोसेस वगैरह भी है, ठीक है, कि कैसे करते हैं, क्या लेते तो इसमें इतना जान लो, जैसे प्लांट का पार्ट पूछेगा तो सारे पार्ट्स को हम ले सकते हैं, रूट्स को, स्टेम को, लीफ को, सबको हम लोग उसको ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो हमको मिल जाता है वो हम लोग ले लेंगे। उसके लिए देखो एक्चुअली क्या, एक ये बॉक्स की तरह ही बनता है, बॉक्स की तरह ही बनता है। तो वो जो बॉक्स का जो सीट जो है, वो सीट का हम लेंथ एंड विड्थ तुमको बताए, ठीक है। तो यही चीज होता है हर्बेरियम। समझ में आया? बोलो। देखो yes. इसका, हाँ इसमें तुम बस एक चीज है जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा नीट के हिसाब से बता रहे, पहला हर्बेरियम का पहला 2 लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। उसमें प्रोसेसिंग में लिखा है ड्राई एंड प्रेस्ड, लेकिन सबको ध्यान में रहता है चलो चिपकाना, सीधा चिपका दे, नहीं, पहले ड्राई करना पड़ेगा फिर प्रेस्ड करना पड़ेगा, ये एक टेक्निक है, एक प्रोसीड्यूर है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। हर्बेरियम में यही चीज होता है, समझे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, की क्या है। तो की एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग किसी भी 2 स्पीसीज का सिमिलैरिटीज को हम लोग क्या करते हैं, और सिमिलैरिटीज को हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसको कपलेट फैक्टर वो भी बोला जाता है, ठीक है। और वही कपलेट फैक्टर एक तरह का लीड हो जाता है, लीड हो जाता है, ठीक है।
कपलेट फैक्टर क्या है? देखो यहाँ जब सबसे पहले तुम्हारे सामने अगर आ रहा है कपलेट, कपल का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है? तो कोई भी दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जब किसी भी स्पीसीज के बीच में डिसिमिलैरिटी एंड सिमिलैरिटीज होता है, क्योंकि इसको ग्रुपिज्म में करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है, एग्जैक्टली इसको पता करना होता है, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कपलेट फैक्टर को यहाँ पे देखते हुए की को डिफाइन किया गया। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिमिलैरिटीज देखा जाता है और उसी सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटी को कपलेट फैक्टर बोलते हैं, और वही कपलेट फैक्टर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक से सिमिलर भी कर पाते हैं और डिसिमिलर भी कर पाते हैं। मेनली ये सब प्लांट के लिए है, क्योंकि एनिमल में बहुत कुछ शो हो जाता है आसानी से, तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा इजी होता है, बट प्लांट में थोड़ा ऑब्जर्वेशन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, सिमिलैरिटीज के हिसाब से ही हम लोग उसको देख पाते हैं। यही है तुम्हारा की, समझे? अब देखो एक चीज और, की के बाद आता है जूलॉजिकल, उसके बाद बॉटनिकल। तो बॉटनिकल गार्डन में क्या है? तो बॉटनिकल गार्डन में हम लोग को ये देखना पड़ता है, सर डिसिमिलर करेक्टर देगा अगर की में, तो क्या कहेंगे उसको? तो उसको अलग कर देंगे ना, उसको अलग कर देंगे, वही तो सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी करेक्टर, यही तो बोला जा रहा है। तो सिमिलर रहेगा तो उसको कपलेट करते हैं, तो डिसिमिलर रहेगा तो कुछ तो कहेंगे उसको। देखो उसको तो है, देखे जैसे जैसे मान लो डिसिमिलर अगर होगा ना, तो वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, वो करेक्टरिस्टिक उस ऑर्गेनिज्म का नहीं होगा, उसका कुछ वैसा टेक्निकल टर्म नहीं दिया, वो उसको हटा देता है, ठीक है? जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट मान लो ए है एंड बी है, ठीक है? इस ए बी में क्या होगा कि मान लो इसका 5 करेक्टर मिला, इसका भी 5 करेक्टर सेम मिल गया, लेकिन छठा इसका और इसका नहीं मिला, तो यहीं पे जो है क्लासिफिकेशन में डिफरेंसेस आ जाता है, थोड़ा ना बहुत डिफरेंसेस आ जाता है, जो कि कभी कभी एक्सेप्शन भी चला जाता है, और कभी कभी वो अलग स्पीसीज में भी देखा जा सकता है कि नहीं ये एक नया कैरेक्टर इसमें दिखा, तो हम लोग इसको अलग में इसको रखेंगे। यही होता है की, ठीक है? और इसमें वैसा कपलेट फैक्टर ही दिया है, आई मीन कपलेट फैक्टर ही होता है, उसी के हिसाब से करते हैं। अब देखो जैसे मान लिया जाए जो कॉमनली यूज होता है, ठीक है? जैसे आइडेंटेड एंड ब्रैकेटेड। आइडेंटेड एक नया, चलो तुम लोग जानना चाहते हो तुम बताओ, आइडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की। तो जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का यॉक के हिसाब से उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, आइडेंटिटेड मतलब यॉक हो गया, और ब्रैकेटेड मतलब जिसमें यॉक नहीं होगा, ये चीज का इस तरह से हम लोग आइडेंटिटेड एंड ब्रैकेटेड करके हम लोग उसको सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज करते हैं। देखो एक्चुअली क्या है कि ये सब चीज है, ये सब ठीक है, जानकारी के लिए सही है, लेकिन तुमको कहीं काम नहीं आने वाला, इसलिए हम इसको आगे नहीं बताएं, और कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग को जानना है तो याद रखना कि की का जो है, जैसे यॉक के हिसाब से देखेंगे तो ब्रैकेटेड और इंडिकेटेड के हिसाब से ऐसा होता है, ठीक है? सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी देखेंगे, ठीक है? बस यही है इसमें। और ठीक है, ये चीज है। देखो अब देखो जैसे मान लो कि इसमें तुम जैसे बोलते हो कि ब्रैकेटेड है और इंडिकेटेड या जो भी हम की ले रहे हैं, तो इससे फायदा क्या है? तो तुमको हम पहले बताए कि जो सिमिलैरिटीज मिलेगा ज्यादा, वो उसका चूजन होते जाएगा, हमें चूज करते जाएगा, चलो हाँ ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। लेकिन जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरा आ गया, तो वहां पे रिजेक्शन का भी एक चीज होता है कि नहीं ये तो इससे नहीं मिला, तो हो सकता है ये इसका स्पीसीज नहीं है, अलग है, ठीक है? तो इस तरह से की काम करता है, इसको ध्यान रखना। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? हेलो, समझ में आया? कोई समझ में आएगा ना? हाँ ठीक। देखो इसमें तुम लोग को ज्यादा नहीं सोचना है कि हाँ एक्चुअली क्या है, देखो अगर इसका प्रोसेस वगैरह बताएंगे तो वो ज्यादा टाइम है लगेगा। टाइम की बात नहीं, बात है हमारा काम क्या आने वाला, ठीक है ना? इसमें वो चीज को हम उतना ही बताए जो तुमको दोनों पे काम देगा, और इससे ज्यादा तुम लोग को पढ़ना इसमें फिलहाल नहीं है, क्योंकि कभी टेक्सोनोमी की का जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं उस पॉइंट को ध्यान रखो। तुम्हारा एकेडमिक में तो काम आएगा ही, ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, लेकिन जब तुम मेडिकल में जाओगे तो जहां से क्वेश्चन आता है वही चीज, जैसे कपलेट बता रहे हैं, लीड बता रहे हैं, ये सब जो है ये सब वहां टर्म पूछता है, बस और कुछ नहीं पूछता, ठीक है? सो हम लोग आगे फिर आते हैं। तो हम लोग जैसे बताए बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल, तो बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल जो पार्क है, तो जूलॉजिकल पार्क का मेन काम क्या है? तो स्टडी तो ठीक है, और जूलॉजिकल पार्क में कुछ ऐसा स्पीसीज को रखा जाता है, उसका केयरिंग होता है, उसका केयरिंग टेकिंग होता है, या फिर रिप्रोडक्शन वगैरह जो है, तो जो सब उसको चाहिए
क्योंकि देखो अभी देखो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। क्यों टाइगर चल रहा है? क्योंकि इंडिया में बोलता है 1100 के अप्रोक्स में टाइगर बचा है, तो उसको जितना से ज्यादा बचा सकते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि हम लोग या फिर और सारे जैसे सेंचुरी वगैरह में गए, जैसे सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, जैसे मान लो हाथी, तो पूरा वो हाथी का ही एरिया है और कोई दूसरा जानवर वो नहीं मिलेगा, ऐसे को सेंचुरी बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि पार्क में क्या देखा जाता है कि उसको टाइम पे खाना दिया जाएगा, सब कुछ, मतलब एक तरह का पूरा केयरिंग टेक्निक। दूसरा मेन चीज होता है कि नहीं, ये जो स्पीसीज खत्म होने वाला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बचाएंगे, इसका जनरेशन टू जनरेशन और बढ़ाएंगे, इसको रिप्रोडक्शन के लिए पूरा टाइम दिया जाता है, पूरा सब कंडीशंस दिया जाता है कि हाँ रिप्रोडक्शन हो ताकि और ज्यादा आई मीन पॉपुलेशन बढ़े। तो ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि थ्रेटेंड स्पीशीज में आ चुका है हमारा टाइगर, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर बार बार बोलता है थ्रेटेंड क्यों, क्योंकि अगर इसका किलिंग और हंटिंग अब नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो है फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि बोले तो 1100-1200 मात्र इतना ही टाइगर बचा है पूरे पूरे इस वर्ल्ड में, या फिर हम लोग बोलते पूरे इंडिया में। इस तरह से वो काम करता है। तो जूलॉजिकल पार्क है, इंटरटेनिंग भी है, स्टडी भी है, और अपना कुछ कुछ जो अर्नम है। जैसे जूलॉजिकल पार्क में मेनली क्या है, स्टडी के लिए, ठीक है। बच्चे लोग घूमने जाते हैं, वहां पे जाते हैं तो देखते हैं चलो ये चीज जानवर यहीं पे है, ये चीज यहाँ पे गए हैं, इस तरह से। तो देखना हर एक जूलॉजिकल पार्क का कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट होगा, सॉरी स्पेशलिटी होगा, कहता है कि नहीं अरे ये जानवर वहीं पे मिलेगा, ये जानवर वहां पे रखा गया है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बॉटनिकल गार्डन में भी क्या बताएं कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वैसे स्पीसीज को रखा गया है जो कम हो रहा है या फिर नया स्पीसीज मिल रहा है, मतलब स्पीसीज को रख रहा है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहा है बस, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हो। या फिर कुछ ऐसा प्लांट होता है जो खत्म हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो बाहर से लाया गया कि हाँ ये चीज यहाँ पे यहाँ का है, यहाँ पे रखा गया, इस तरह से। तो ये बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल पार्क में होता है। और सबसे बड़ा बात, बॉटनिकल गार्डन में तुमको बहुत सारा वेराइटीज का भी मिल जाएगा प्लांट, ठीक है। कि जैसे पता है गुलाब का 5 कलर का होगा, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में ही तुमको सब जगह मिलेगा, वो एक तरह का ये है। उसका म्यूजियम, तो म्यूजियम में हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे डेड या रिमेनिंग एक तरह का स्पेसिमेन को रखा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जो एग्जीबिशन के लिए यूज होता है। उसके बाद फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसका इंफॉर्मेशन, जैसे बोलते हैं डायनासोर, डायनासोर का अभी भी हड्डी है, ठीक है, आई मीन बोन्स है, तो वो कहाँ रखा गया, म्यूजियम में रखा गया, वहां पे एकदम मतलब बोलता है ना कि ऑथेंटिक, मतलब कि दुर्लभ चीज, मतलब जो नहीं मिलता है, जो बहुत साल पहले मिला, या फिर जैसे बोलता है कि बहुत ही ज्यादा नायाब है, इस तरह से म्यूजियम में उसको रखा गया। बस तुम लोग समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, म्यूजियम का मतलब यही चीज है। अब देखो जैसे मान लिया कि म्यूजियम में डेड एंड डिकेइंग या फिर डेड वाला पार्ट या रिमेन पार्ट को रखा जाता है बचा के, ठीक है, म्यूजियम में यही है। दूसरा चीज है कि मेनली म्यूजियम का क्या काम होगा, तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, बट वहां पे स्पेसिमेन का इन्फॉर्मेशन मिलेगा या जो भी है। और म्यूजियम में जो है सबसे पहले यहाँ एग्जीबिशंस वगैरह के लिए वो म्यूजियम में वो म्यूजियम का यूज होता है, बस यही है इसमें। उसके बाद फिर तुम्हारा है एक म्यूजियम ही लास्ट लग रहा है, म्यूजियम में लास्ट है, मतलब यही म्यूजियम लास्ट, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है तुमको, हर्बेरियम का डिफिनेशन, की में जो भी पैराग्राफ में दिया है, कपलेट लीड वगैरह, वो सब तुमको ध्यान रखना, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछता है। बॉटनिकल गार्डन से तुमको तीनवा मिलेगा नाम, बॉटनिकल गार्डन लंदन का, इंडिया में जो वगैरह है वो। जूलॉजिकल पार्क में बस कभी क्वेश्चंस, बस इसका ध्यान रखना, जूलॉजिकल में होता क्या। म्यूजियम का भी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है फॉर एकेडमिक एंड नीट के लिए, उससे ज्यादा इसमें नहीं पूछता है। हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलो। सर मोनोग्राफ क्या है? वो तो एनालॉगिंग है एक तरह से, मोनोग्राफ मतलब एनालाइजिंग है, दो मतलब एनालाइजिंग कैसे बोल सकते हैं कि एनालाइज करना होता है ना, कि चलो किसी भी स्पीसीज पे हम एनालिटिकली कुछ हम लोग डाटा निकालते हैं, ठीक है। तो
मोनोग्राम जो है, ठीक है, वही होता है। ठीक है, मतलब एनालिटिकल है, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस मतलब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लो कोऑर्डिनम है, मोनोग्राम यूज करके उसका एनालिसिस करते हैं कि हाँ इसमें क्या प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, या फिर डिस्टिंग्विश क्या है दो स्पीसीज के बीच में। ठीक है, तो वो एनालिटिकल है, क्योंकि डाटा वगैरह भी तैयार करना होता है। ठीक है, तो वो ओके डाटा वो मोनो है। और सर मैनुअल मैनुअल का मतलब नहीं समझा, हैंड रिटन, हैंड रिटन। मैनुअली हम लोग, जैसे मान लो कोई नया स्पीसीज मिला, मैनुअली जो जो चीज होता है तो उसको हम लोग नोट करते हैं, तो वो इस तरह से मैनुअली काम करते हैं। क्योंकि साइंटिफिक तो चला गया फिर वही की में, की एक्चुअली साइंटिफिक टेक्निक है, ट्रिक्स है। ठीक है, सिमिलैरिटी, बाकी बात ये सब मैनुअली में यही है कि चलो हम लोग को जो अगर कुछ मिलता है उसके बारे में हम लोग जानकारी, इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो सही है कि गलत है वो बाद में हम लोग एनालाइज करके कि ये सही है ये गलत है वो हम डिक्लेयर करते हैं। यही चीज है उसमें। ठीक है सर अहमद भाई। मैनुअल का हाँ डिफाइन ये होता है ना, इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग हाँ बोलो। स्पेसिस इन एन एरिया। हाँ, किसमें किसमें? तो मैनुअल्स में। हाँ मैनुअल में होता। हाँ ये बोले तो देखो, जैसे मान लो मैनुअल में क्या, मैनुअली क्या हो गया कि अपने से जाके करना। जैसे मान लो, जैसे तुम बोल रहे डेफिनेशन, जैसे मान लो किसी एरिया में, ठीक है, कोई हमको स्पीसीज मिला, तो उसके बारे में मैनुअली इंफॉर्मेशन तैयार किए। हो सकता है वो गलत, हो सकता है वो सही है, हम वो तैयार करके कहीं भेजेंगे, हमारा आगे फिर जाएगा फर्दर, तो फिर वो लोग आगे उसका फुल्ली मतलब उसका आप बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन करेगा कि हाँ ये सही है, ये ऐसा चीज देखा गया है, ऐसा चीज किया गया, क्योंकि सामने तो हम जान ही हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी नया स्पीसीज मिलता है तो सबसे पहले मैनुअली ही उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन या बोल सकते हैं एक तरह से उसका इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं कि हाँ ऐसा है, तो वो चीज होता है। तो वो एक लोकल एरिया ही है, जैसे बोले ना कि धनबाद में बहुत सारा एरिया है जहाँ पे कुछ स्पीसीज वहां तुमको ज्यादा मिलेगा, कहीं और जगह तो कोई और दूसरा स्पीसीज, तो वो मैनुअली ही तैयार कर सकते हैं ना कि हाँ ऐसा है, तब जाके वहां पे आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, यही चीज है। और बोलो सर कैटलॉग 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 तो एक तरह का प्रोसेसिंग, वो तो वर्ड्स है जी। जैसे मान लो किसी भी स्पीसीज को कैटेगराइज करोगे, कैटलॉगिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, उसका सही चीज बताना। जैसे हम लोग जैसे मान लो बाइक खरीदते हैं, ठीक है, तो पहले क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर पसंद आता है तो दो तीन का बोलते हैं हमको कैटलॉग दीजिए। कैटलॉग में क्या होता है, ठीक है, उसका सारा स्पेसिफिकेशन रहता है, सारा। तो कैटलॉगिंग का मतलब है उसका सारा स्पेसिफिकेशन समझ लो या कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, उसका उसमें मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, वही होता है कैटलॉगिंग करना, बस यही चीज है। जैसे सिस्टमैटिक में यही वर्ड यूज करते हैं बार बार कि किसी भी स्पीसीज को कैटलॉगिंग करते हैं ग्रुप के हिसाब से। तो ग्रुप में कैटलॉगिंग का मतलब ग्रुप में लोकेशन देना, उसका क्लासिफिकेशन, जो 7 क्लासिफिकेशन, सॉरी 7 ग्रुप था उसमें उसको कैसे बांटते हैं। तो कैटलॉगिंग बस मतलब होता है एक तरह से इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, बस यही है कैटलॉग। ठीक है, ओके सर। कैटलॉगिंग हो या कैटेगराइजेशन हो एक ही चीज है, सब जगह अलग अलग यूज करता है, कोई दिक्कत। जैसे सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी, दोनों का मतलब एक ही चीज साइंटिस्ट बताए, लेकिन दोनों में थोड़ा ना बहुत डिफरेंस है। तो कैटलॉगिंग एंड सॉरी कैटेगराइजेशन दोनों सेम चीज है। कैटेगराइजेशन मतलब क्या है कि ग्रुप में हम लोग कैसे कैटेगराइज किए, कौन से ग्रुप में कौन सा कहाँ प्लेस हो रहा है, वही वही कैटलॉगिंग है, सिंपल है। ठीक है, और बोलो और कुछ इसमें। सर इसका डीपीपी अपलोड कब होगा? डीपीपी, ऑब्जेक्टिव डीपीपी, यस सर। वो तो हो जाएगा, तुम्हारा खत्म हो गया ना आज, हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक में मिल जाएगा, और क्या। सो तुम लोगों को मॉड्यूल मिल गया? नो सर। ठीक है, मॉड्यूल प्रोवाइड हो जाएगा, तो मॉड्यूल से भी इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें नोट्स वगैरह लिखाना ठीक है जो भी है, बट इसमें देखो हम तुमको जो जो उसमें पढ़ना कुछ भी वैसा लगेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी वाले एनसीईआरटी को मत छोड़ना बाबू, नहीं तो किसी भी चैप्टर में एनसीईआरटी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो भी चीज है वहीं से आने वाला है। हम लोग जो भी साइड बुक रखते हैं या मॉड्यूल रखते हैं,
वो क्या है, मॉड्यूल में थोड़ा इजी लैंग्वेज है तो समझने में आसानी होता है, या फिर हम जो नोट्स लिखाते हैं वो पूरा पूरी एकदम इजी लैंग्वेज है, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज है, बट एनसीईआरटी को कभी भी मत छोड़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ये चीज है, ठीक है। सो मॉड्यूल वगैरह मिलेगा, उसको पढ़ना, फिर बताना कि कहाँ प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम, फिर डिस्कस करेंगे, बोल, ठीक है। और बताओ इस चैप्टर में और कुछ पूछना है, और कुछ पूछना है, बोलो। नो सर। नहीं ना, स्टार्ट करें नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर। सर मेरी तरफ से हाँ है। यस सर। हेलो, हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की क्लास। किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में तो पूछ सकते हो, या फिर वैसा जो नहीं समझ में आया वो भी हम लोग अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से ज्यादा अच्छा जाने से पहले कि प्रीवियस चैप्टर को कंप्लीट करके ही फिर आगे बढ़े, बोलो। सर होलोटाइप क्या है? होलोटाइप होलोटाइप सेम सेम, होलो का मतलब सेम, ठीक है। अब तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो ये बताओ। नहीं, टेक्सोनोमी में एक टर्म था वो। मोनोटाइप था, होलोटाइप तो नहीं है। मोनोटाइप एंड पॉलीटाइप, मोनोटाइप एंड पॉलीटाइप हम लिखा था, हमको यहाँ याद है, जीनस में जो था। हाँ हाँ, वो मोनोटाइप है। मोनोटाइप कहने का मतलब जैसे मान लो कोई एक जीनस है, मान लो कोई एक जीनस है तो उसका एक ही स्पीसीज, स्पीसीज भी एक ही है। अब पॉलीटाइप में क्या है, जीनस एक है बट स्पीसीज एक से ज्यादा है, जो कि हम तो ये सबका जीनस क्या है, एक। मोनोटिपिक में वो एक जीनस का एक ही स्पीसीज, पॉलीटिक में एक जीनस का एक से ज्यादा स्पीसीज, जो कि ये एग्जांपल पॉली और ये मोनो। होलो नहीं है, होलो का मतलब सेम होता है, होलो का मतलब, ठीक है। सर, लेकिन यहाँ पे होलो का डिफाइन कुछ दूसरा दिया, लिखा हुआ है ओरिजिनल स्पेसिमेन कीटेड बाय एन ऑथर। होलोटाइप क्या लिखा है, होलोटाइप इज, बोलो बोलो बोलो, होलोटाइप इज, हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हम नहीं सुन पाए। होलोटाइप क्या बोले ऑथर, हमको ध्यान नहीं आया, फिर से बोलो। ओरिजिनल स्पेसिमेन कीटेड हाँ, बाय ऑथर। चीटेड बाय है, हाँ, CITED। चीटेड नहीं बता सकते, क्योंकि होलोटाइप तो कोई सेम मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करता है या सेम जीनस या सेम स्पीसीज का बात करता है तो होलोटाइप ले सकते हैं, बट हमको नहीं समझ में, देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है ना, हम एक बार देख के बता देंगे, नेक्स्ट क्लास हम बता देंगे, ठीक है, पूछ लेना। सर एक और डिफाइन है, बोलो। ऑथर फॉर नोमेनक्लेचर एंड पब्लिकेशन। होलोटाइप इज ए टाइपिकल समझ गया स्पेसिमेन। समझ गया, देखो देखो समझ गया। होलोटाइप में क्या बोल रहा है कि जैसे मान लिया जाए कोई एक ऑथर है, ठीक है, अब वो ऑथर उस स्पीसीज का नाम दिया है, वो पब्लिश करेगा ही ना, करेगा, तो वही एक ही ऑथर एक ही स्पीसीज का नाम दे रहा है, उसी को होलोटाइप बोल रहा है, ठीक है। ये अलग है, ये पब्लिकेशन ऑथर बुक के हिसाब से ये बता रहा है, ठीक है, ओके सर। हाँ समझ गए ना, चलो ठीक। वैसे ये सब चीज आएगा नहीं तुम्हारा, फिर भी तुम लोग पूछ रहे हो तो बता दे रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, इस तरह का क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लास। चलो एक चीज बताओ कि, हाँ बोलो। ये क्वेश्चन BHU का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था, होलोटाइप का। अब ये तो नहीं पता, लेकिन लिखा हुआ था मॉड्यूल्स में। हाँ तो ये बहुत 2008 के या 9 के पहले का होगा, उसके बाद का नहीं होगा, क्योंकि 2008 या 9 के पहले बहुत कुछ ऐड था, वो है, क्योंकि तुम लोग तो अभी न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, 2008-9 के बाद चेंज हुआ है, रिवाइज हुआ है, तो उसमें बहुत कुछ हटा दिया गया है, इसीलिए, ठीक है।
तो पहले का जो जैसे पुराना बुक में अगर हम पढ़ते हैं तो पुराना बुक में पुराना बुक एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे तो मतलब समझ लो बहुत इसका डबल पढ़ना पड़ेगा तुमको 11th में। उसमें बहुत कुछ है जो कि उसको कॉन्साइज करके न्यू पब्लिकेशन जो 2008-9 में चेंज हुआ उसमें वो लाया गया, क्योंकि एनसीईआरटी 8-9 में सारे को रिवाइज किया गया था, बायो को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, जो भी है। तो बायो में बहुत कुछ घटा दिया गया था। फिर देखो अभी जो तुम लोग न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जब 12th में जाओगे तो बहुत कुछ ऐड किया गया है इधर 2-3 साल में। तो न्यू सिलेबस को लेके ही क्वेश्चंस का पैटर्न बनता है, वही सिलेबस ही रहता है मेडिकल का। तुम लोग देख सकते हो प्रीवियस या फिर अभी रिसेंटली भी डाउनलोड कर सकते हो। मेनली मेडिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्कूलिंग का तो स्कूल में अपना अपना है, ठीक है, क्योंकि स्कूल में कोई कोई चैप्टर होता है नहीं होता है तो उससे क्वेश्चन लोग नहीं पूछता है, बट फाइनल में तो सारा पूछता है। तो वही चीज उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जो है वो बहुत 2-3 साल में जो जो चीज ऐड किया गया है वो सारा कुछ डील करेंगे, वैसा नहीं कि नहीं करेंगे। बट जो भी तुम पूछ रहे हो वो बहुत पहले की, मतलब 9-10 के पहले का ही है वो क्वेश्चन। तुम लोग एक बार ध्यान देना, ठीक है, तुमको मिलेगा। और देखो और एक चीज और ये भी है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेडिकल का एग्जाम में तुम्हारा 80 to 90% रहेगा एनसीईआरटी, लेकिन 10% कुछ ना कुछ बाहर रहेगा। तो वो चीज हो सकता है, अगर इसमें पूछता है तो वही वो पैटर्न है, मतलब वही समझ लो वो 10% या 5% वाला चीज वो पूछा गया है, ठीक है, समझे। तो ऐसा होता है, बट ठीक है, अच्छा हुआ तुम पूछ लिया। तो आगे बढ़े हम तो लोग अगर बायोलॉजी क्लास। हाँ बोलो बोलो। अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है उसके लिए कुछ प्रिफर कर सकते हैं आप बुक? देखो एक्चुअली तुमको बताते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, बुक तो बहुत सारा है, तुम किसी का भी बुक पढ़ सकते हो बायो में, कोई भी बायो का कंटेंट में, सॉरी बायो का जो पब्लिकेशन, सॉरी बायो का जो बुक है, जो भी पब्लिकेशन के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि रेफरेंस बुक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमको कितना पढ़ना और क्या पढ़ना है, क्योंकि वो 10% के चक्कर में हम 80% को नहीं इग्नोर कर सकते ना, ये चीज देखा गया है। ऐसा नहीं है, तुम जो क्वेश्चन पूछा सही है, बट कोई भी बुक को अगर प्रेफर करते हैं तो उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, क्या पढ़े क्या छोड़े। तो उसमें तुम प्रेफर बुक ले लो, बुक ले सकते हो, बहुत सारा बुक है, बहुत सारे पब्लिकेशंस का बुक है, जैसे दिनेश का आता है, एबीसी का आता है, ठीक है, वो सब ले सकते हो, प्रदीप का आता है। लेकिन उसमें वही पॉइंट को फॉलो करो जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा रिलेट करता हो, क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ, तो फिर वही वही वाला कि हाँ क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, वो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो तुम कोई भी पढ़ सकते हो। हाँ कुछ वैसा चीज नहीं समझ में आया, जैसे तुम अभी क्वेश्चन पूछा हॉलो टाइप का, तो वो सब क्वेश्चन आराम से तुम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे बुक का नाम बताए, दिनेश है, प्रदीप है, ये सब है, ठीक है। वैसे मॉड्यूल भी सही बुक है, मॉड्यूल भी पढ़ सकते हो, श्रीवास्तव का, वो अच्छा बुक है, ठीक है। सर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, उसमें बहुत सारा एमसीक्यू है, बस उसी से हम पढ़ रहे हैं। हाँ बेस्ट है बाबू, पढ़ो, बेस्ट है। हम तुमको एक चीज बता देते हैं, अगर तुम वो बुक एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स बायो एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए प्रेफरेंस कर देते हैं, बायो एंड केमिस्ट्री, और मेडिकल के, सॉरी फिजिक्स के लिए डीसी पांडे खरीद लो। डीसी पांडे 2 आता है, एक आईआईटी का आता है, एक मेडिकल का आता है, तो जो मेडिकल वर्जन है वो ले लो वर्जन, और मेडिकल वर्जन को उसका क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहता है, और वो उससे क्वेश्चन बहुत कुछ मतलब तुमको टैली कर जाता है, बहुत उस क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वहां से वो मतलब मैच कर जाता है। तो फिजिक्स में तुम डीसी पांडे यूज कर सकते हो। केमिस्ट्री में जो है तुम्हारा फिंगर टिप्स सफिशियंट है, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन पूछता है तो तुम ये मान के चलो, अगर वो उसको पूरा अच्छे से बना लिया तो 35 to 40 तुमको सही होना ही होना है। और बायो में 90 क्वेश्चन में 70 से 75 क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। नीट का एक रूल है कि वो कभी भी कुछ भी चीज को रिपीट उठा के नहीं बैठाता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन उठाया वहां डाल दिया, नहीं, क्वेश्चन वो उठाएगा लेकिन उसका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज उसको चेंज कर देता है। तो ये चीज तुमको कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है, फिंगर टिप्स में कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छा दिया है, अगर तुम उसको बना लेते हो तो ऑल इंडिया नीट तक में तुम्हारा मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारा क्वेश्चन, अगर हम बात करें बायो का तो 90 में 60 to 70 क्वेश्चन वहीं से तुम्हारा रहेगा, क्योंकि वो कैसा फ्रेमिंग किया हुआ है फिंगर टिप्स में। वो भी कर सकते हो, वो भी सही है, बुक सही है, और केमिस्ट्री का भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
समझे, वो बात है। सो मॉड्यूल में भी कुछ कुछ, हाँ मॉड्यूल का भी क्वेश्चन बनाना, क्योंकि मॉड्यूल में भी हम लोग जैसे हम देखे हैं मॉड्यूल, ठीक है, इस बार का जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल का कुछ बहुत सारा क्वेश्चन जो है तुमको एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन निकला हुआ है, तो वो सब बहुत बेनिफिट करता है। जितना ज्यादा एनसीईआरटी पे काम करोगे उतना फायदा है, तुम्हारा सिलेक्शन उतना करीब होते जाएगा, ठीक है। हाँ एक चीज जरूर बोलेंगे कि पहले तो अपने आप को सिक्योर करो कि हाँ हमको सेलेक्ट हो जाना है पीयर में, उसके बाद हम थोड़ा सा और दम लगा के जो है रैंकिंग वाला जो बात करते हैं कि नहीं हम 500 रैंक या 100 रैंक के नीचे आना है या 1000 रैंक के नीचे ना, उसके लिए फिर हम बात करेंगे। पहले हम अपना सिक्योरिटी, कम से कम एक सीट हमारा सिक्योर हो जाए, सारे को बोल रहे हैं पहले एक सीट सिक्योर करो, उस तक मेहनत करो, उसके बाद टाइम बचता है तो जरूर तुम आगे के लिए जाओ, ठीक है। ये स्ट्रेटजी अगर तुम पूरा 2 साल अगर अच्छे से कर लिया तो तुमको सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे बड़ा बात मेडिकल के केस में, सबसे बड़ा बात क्या था, एक सीट तुम अपने नाम कर लो, तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, ये चीज है। इसलिए इसको, बाकी बात एम्स के लिए भी अटेम्प्ट करना है तो एम्स के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और हम तुमको बताते हैं कि बायो में हम जितना कुछ बता रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है तुम्हारा जो भी पढ़ रहे हो सब कुछ मतलब तुम्हारा एम्स का भी जो, देखो एम्स का मेनली होता है एसेशन और रीजन, तुम लोग सुना होगा या देखा होगा एसेशन रीजन, ठीक है। एसेशन रीजन को ज्यादा बनाओ ताकि उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछ देता है, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे भी। ऐसे मोनेरा जो आने वाला टॉपिक है उसमें तो 2-3 क्वेश्चन वहां से रहता है, कैसे क्वेश्चन एसेशन रीजन बनाता है वो हम तुमको बता देंगे, ठीक है। तो वो सब तुमको गाइड सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। हाँ क्वेश्चन का पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन निकालो कि कौन सा चैप्टर से कहां से, जैसे तुम पूछे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, तुम बैक्टीरिया के टॉपिक में चले जाओ तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन सेल में जाओ मिल जाएगा। क्यों, सेल में प्रोकैरियोटिक में ऐसा लिखा गया है, बट प्रोकैरियोटिक क्या है, मोनेरा है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को किस में रखें, किंगडम मोनेरा में। तो जब किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो हम सारा कुछ एक साथ पढ़ लेंगे। तो सेल में हम लोग प्रोकैरियोटिक नहीं पढ़ेंगे, अभी ही प्रोकैरियोटिक पढ़ लेंगे, ताकि सेल में सिर्फ यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक मेरा यहाँ कंप्लीट है, तो यही चीज होता है, समझे, क्योंकि सारा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक का और बैक्टीरिया का दोनों का सेम ही है, बस सेम क्या है दोनों, क्योंकि बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, सिंपल, एक ही चीज है उसमें। तो वो चीज है, तो वो रिलेशन पूछता है, बहुत कुछ रिलेशन है वो हम तुमको बताएं, क्योंकि नेट का, देखो नेट निकालना टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि पढ़ता सब है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। जैसे एक अभी बता दिया सेल और मोनेरा का, मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया पढ़ेंगे, जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसका न्यूट्रिशन का क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो हम प्लांट फिजियोलॉजी में है उसका क्वेश्चन रहेगा वहां से, लेकिन वो एग्जैक्टली हिट करता है एनिमल बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जो पढ़ेंगे उसमें वो सब कुछ आ जाएगा। अब तुम वहां पे पढ़ो या यहाँ पढ़ो एक ही चीज है, वही सब बात है और कुछ नहीं, तो उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, और कुछ जानकारी चाहिए, हम लोग स्टार्ट करें नया चैप्टर। बोलो, करे स्टार्ट। Yes, sir. ठीक है, चलो एक और, अच्छा एक और चीज बताओ, पिछले क्लास जो हम लोग क्लास किए थे तो कहाँ तक हम लिखवाए, कहाँ तक थे ये बताओ, क्योंकि नोट्स भी इम्पोर्टेंट है ना, उसको भी देखना होगा। स्पीसीज लिखाए थे तुम लोग को, No. कहाँ तक लिखवाए थे पहले ये बता दो, क्योंकि इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखाना चाह रहे हैं, बाकी तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। बताओ पहले बताओ, वो चीज बताओ, पिछले क्लास कहाँ तक लिखवाए थे हम, नॉमेनक्लेचर तक, नोमेनक्लेचर तक लिखवा दिए थे, ठीक हाँ, है। ये ICVN ICN, अच्छा हाँ हाँ, समझ गए। आज जो है हम तुमको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का 2 चीज पढ़ाते हैं, 2 चीज हम लिखाते हैं, एक स्पीसीज और एक तुम्हारा जेनस, ये 2 चीज हम तुमको लिखवा देते हैं। टेक्सोनॉमिक एड्स का 2 चीज लिखवा देते हैं, इसको लिख लो। बाकी बात जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसको एनसीईआरटी से करना तुम्हारा सफिशियंट है, ठीक है। उसको लिखवाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, क्योंकि आगे का चैप्टर जो है, क्योंकि ये टॉपिक ही है थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। सो इसको ध्यान रखना, समझ में। सो हम अभी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम लोग स्पीसीज को डिफाइन करेंगे, उसका मतलब समझ लेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत आता है, उसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, और जेनस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी बात जो भी डिफिनेशंस लिखेंगे वो एनसीईआरटी का 1-2 लाइन से उठाएंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे, काफी है, उससे ज्यादा कभी क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा, एम्स तक में नहीं पूछने वाला, ठीक है। ये चीज है।
तो अच्छा, हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिखा दिए थे, जो किंगडम फाइलम वगैरह जो बताए थे वो लिखाए थे कि नहीं? बताओ, तुम लोग बताओगे तब ना हमको पता चलेगा। देखो कहाँ तक हम लिखवाए थे। सर स्पीशीज वाला भी थोड़ा लिखवा दिए थे आप। हाँ सर, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज में स्पीसीज लिखवा दिए थे। और जेनस भी शायद लिखा होंगे, तब स्पीशीज लिखा है तो जेनस भी लिखा दिए होंगे। देखो नो सर। नो जेनस सर। नहीं लिखा? अच्छा, जेनस नहीं लिखा है, चलो ठीक है, ठीक है, जेनस हम लिखवा देते हैं। ठीक है, देखो स्पीसीज का क्या है कि वो पहले ही बताया है, स्पीसीज का एनसीईआरटी से जो लिखवाए, क्योंकि दो डिफिनेशन लिखा होंगे, आई थिंक एक मेयर का लिखा होंगे, एक जनरल लिखा होंगे। ठीक है, यस सर। हाँ, और तो जेनस का लिख लो। बाकी बात उसके बाद जो क्लास होगा, ऑर्डर होगा, सबका एनसीईआरटी का इनिशियली एक दो लाइन में डिफिनेशन है, एग्जांपल है, उसको याद कर लेना, काफी है। बाकी बात वो डायग्राम भी तुम लोग को बताए थे ना, कि इस डायग्राम, सॉरी डायग्राम बोलते हैं, जो एक चार्ट बना हुआ है स्पीसीज का, ऑर्डर का, इस तरह का बना है ना, एक देखना, सबसे दो तीन पेज निकाल के देखना, मैंगो का, वीट का, होमोसेपियंस का एक क्लासिफिकेशन है, यस जो सर। वैसे हम हाँ Yes, sir. उसको, हाँ उसको तुम जरूर अच्छे से करना, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चन पूछा है, उससे 4 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक बार वीट का पूछा था, एक बार मैंगो का पूछा था स्पीसीज नेम, और एक बार हाउस फ्लाई का पूरा क्लासिफिकेशन मैच द कॉलम में दे दिया था। उसका क्लास कौन है, जीनस कौन है, स्पीसीज कौन है, इधर लिख दिया था, और उस साइड में उसका कैटेगरी लिख दिया था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या उसको बोलते, जैसे क्लास होगा, जैसे उसका तुम्हारा क्लास डाइकोटिलिडन वगैरह जो है। ठीक है, सॉरी, हाउस फ्लाई का डाइकोटिलिडन वो इंसेक्टा चला जाएगा, सॉरी सॉरी, क्लास इंसेक्टा है। ठीक है, तो वहां पे जो है तुमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे हम बता देंगे तुमको। चलो ठीक है, तो जेनस लिख लो, जेनस। देखो, इट इज अ ग्रुप और assemblage of related of species certain correlated character। एक सेकंड, एक सेकंड। क्या कर रहे हैं? चेंज हो गया। चेंज किया। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? वीडियो ठीक आ रहा है? यस सर। ठीक ठीक। एक्चुअली वो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा था, इसलिए हम, ठीक है चलो। तो
ये है it is a group of or assemblies of related species which responsible one another in certain correlated character. अब हम लोग correlated character पढ़ लेते हैं, क्या है correlated characters. Okay. It is those, नोट करते चलो, similar characters similar features which are used in delimitation of a taxon above the rank of species. All the species of genus are presumed have evolved from common ancestor. It is of two types. First है monotypic only genus have only one species को मोनोटिपिक बोलेंगे, और दूसरा है पॉलीटिपिक genus have more than two या फिर several species. चलो इसको नोट करो फटाक से। हो जाएगा तो बताओगे। Sir, so all the species of genus R के बाद वो क्या लिखा हुआ है? All the species of genus are presumed have evolved from common ancestor. Have common ancestor. सर होमोनोम्स क्या है? कॉमन होमोनेम्स एंसेस्टर। नहीं ना बोलो। होमोनेम्स पता नहीं। कॉमन नेम एक होता है जो वल्नरेबल होता है, होमोनेम्स तो नहीं पता हमको। एक क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है? हाँ। In the zoological name of fish Catla, the specific name is identical with the generic name. Thus, it is an example of
टोटोनेम और होमोनेम। हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखो, जो होमोनेम बोल रहा है ना, वो होमोनेम मतलब यहाँ पे एक कॉमन नेम। देखो जैसे मान लो हम लोग कतला रोहू बोलते हैं, ठीक है, कतला फिश होता है, रोहू फिश होता है, तो वही कॉमन नेम के हिसाब से उसका जीनस और स्पीसीज भी रख दिया, इसलिए उसको होमो वहां वर्ड दे दिया है। होमो का मतलब होता है सेम, चाहे जीनस हो या स्पीसीज हो। कतला कतला लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कतला कतला है ये कॉमन नेम के हिसाब से इसको वहां पे लिखा गया, इसलिए कॉमन अलग हो गया। कॉमन क्या होता है, एरिया वाइज हम लोग जैसे जानते हैं, वो वर्नाकुलम भी उसको वर्ड दिया गया कॉमन को। बट होमो जो तुम क्वेश्चन बोल रहे हो, इसका इसका बस मतलब एक ही है कि जीनस और स्पीसीज का सेम नाम दिया, इसलिए होमो, होमो का मतलब सेम होता है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। सर बट इसका आंसर तो टोटोनेम लिखा हुआ है। टोटो टोटोनेम। टोटो नेम लिखा हुआ है। हाँ, टोटो का मतलब होता है टू चेंज, ठीक है, देखना होगा इसको। स्पेलिंग है TAU। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, टोटो नेम होता है, हम तो बोल रहे हैं टोटो नेम होता है, देखना होगा उसको, ठीक है। सर हो गया। हो गया, यस सर। चलो ठीक है। हाँ, इसका जो एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी से देख लेना, जैसे उसमें लिखा है लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, इसका सबका एक जीनस है पेंथेरा, ठीक है। तो वो चीज तुमको ध्यान रखना होगा वहां पे, एग्जाम्पल सारा एनसीईआरटी का लिखना है। इसके बाद जो भी आ रहा है तुम्हारा ग्रुप, जैसे क्लास आएगा, सॉरी जेनस के बाद फिर अगर हम बॉटम टू टॉप अगर जाते हैं तो क्या आएगा, फैमिली आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑर्डर आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लास आएगा, उसके बाद फाइलम, उसके बाद फाइलम या डिवीजन, तो एनिमल है तो फाइलम हम ले रहे हैं, फाइलम, या उसके बाद फिर किंगडम। तो हर एक पार्ट में तुम देखोगे कि उसका जो पहला एनसीईआरटी की जो पहला एक दो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब उसका डायरेक्टली डिफिनेशन दिया हुआ है और उसका एग्जांपल, तो डिफिनेशन एंड एग्जांपल तुम लोग नोट करना, नोट्स में उससे ज्यादा कभी तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम छोड़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी से कर लोगे। अब हम लोग आते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स में, इसको भी लिख के कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक दो टेक्सोनॉमिक एड्स, टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्निक्स, procedures and stored information that are useful in identification and classification of organism are called taxonomic ads. Identification of organism required both field study, both
field study and intensive laboratory studies. A prime source of taxonomic studies the taxonomic studies is the collection and preservation of actual specimen of plant and animal. Key is important tools used in identification ठीक है, इसको नोट करो. सर हो गया. हो गया. ना. की को लिख लेते हैं, ठीक है ना. की बहुत इंपॉर्टेंट है ये. It is an artificial analytic device having a list of statement with dichotomic table of alternate characteristics of
identification of organism. Two contrasting characters are used. The one present in the chosen, while the other is rejected. The key is called lead. चलो ये हो गया.